तो तीसरी किस्म तो हम पहुंच गए हैं और आपके तालीमी सफर में भी काफी बातें हो गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तशनगी रहेगी अगर अपने कराची में जो तालीमी सफर था उसके बारे में कुछ बता दें। ज़रूर। मैं असल में इसमें आपसे, बल्कि मैं चाहता भी था कि इस पर थोड़ी बात की जाए कि जब मैं कराची आया, और मैं तो इंटर करके आया था और ये पहली बार थी कि जब मैं कराची में पढ़ रहा था, तो कराची में जो तजुर्बा था पढ़ने का वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा। एक तो ये था कि कराची में एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में फिर भी एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट था कि एक ख़ास स्टैंडर्ड के बच्चे थे जो कि, तो अब कराची में ये जब मैं आया और मैं गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज गया, गए भी सी प्रीमियर कॉलेज। हाँ, तो वो हर किस्म के हाँ लड़के थे, हाँ और वो खूब पॉलिटिकली एक्टिव थे, जी हाँ। और सड़क तलबा तहरीक भी काफी तलबा तहरीक भी थी, एमक्यूएम भी बन रही थी, जी हाँ। तो उनसे इंटरेक्ट करके ना एक और डिफरेंट क्लास के लड़के होते डिफरेंट थे क्लास ये। के भी लड़के थे, हाँ। डिफरेंट इंटरेस्ट थे उस उनके। जमाने तो यूनिवर्सिटी के अंदर हवाई चप्पल वाले लोग भी पाए जी जाते जी थे। जी। अच्छा, ये भी था कि मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं चप्पल पहन के क्लास में चला जाऊं, क्योंकि मुझे वो हसन अब्दाल की आदत थी, वो अब भी है, हाँ। मगर वो लड़के आते थे चप्पल पहन के, और किसी का मुंह धुला है, किसी का नहीं धुला, तो हमें बिल्कुल आदत थी कि सुबह नहाएंगे हाँ। और उसके बाद कॉलेज पहुंचेंगे। तो एक तो वो रहा बीकॉम के ज़माने में, मगर जब मैं आईसी में गया पढ़ने के लिए, तो वो एक मेरे लिए बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आईसी में किस सन से किस सन तक मैं 1984 में गया था, और उसमें जो लड़के आए कराची के, तो अब वो ये थे कि ये मेरे देखें, ये 1984 का ज़माना है, तो उसमें ये था कि 71 अंसारी साहब मरूद जिंदा थे जमाने में। अंसारी साहब जा चुके थे। अंसारी नहीं, अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका था, सफजारी साहब थे। सफदर से तो उसमें कई लड़के थे जो उन फैमिलीज के थे जो अब 71 के बाद अपने आप को रीबिल्ड कर रही थी। तो मेरा एक बहुत पहला दोस्त जो बना उस ज़माने में, वो मुस्तफ़ीज़ तारा था। ये लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, और मुस्तफ़ीज़ के वालिद का इंतकाल हो गया फिर, और इनका बड़े भाई काम कर रहे थे और ये पढ़ रहा था, ये सबसे छोटा था। तो और मेरे इस तरह के बड़े दोस्त बने। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना रिजवान, अब वो कनाडा में है, और उसके भी वालिद का इंतकाल हो गया था, और रिजवान ट्यूशन्स भी करता था और अपने आप को पढ़ा भी रहा था, और अपने छोटे भाई को भी पढ़ा रहा था। तो मेरा एक और दोस्त है, वो माशा अब भी, खैर वो मतलब चंद उनमें है जो कराची में रह के, फजल, अब वो अमरेली का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। तो फजल की फैमिली हैदराबाद में रहती थी, फजल कराची में रहता था कभी, और हम सब दोस्तों के पास रहता था, और वो भी कुछ ट्यूशन करता था, कुछ ये करता था, अपने आप को पढ़ा रहा था। तो इसमें जो मैंने चीज़ देखी, एक और दोस्त था जुल्फ़ी, उसकी फैमिली भी ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी, और उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, और वो तो जुल्फ़ी भी सीए कर रहा था और अपने आप को जॉब भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, ये वो। तो नदीम ज़ुबैरी था, उसके वालिद का उसका इंतकाल हो गया था, वो अपने आप को एक करियर परस्यू कर रहा था। हमारे एक और दोस्त आसिफ अंसारी साहब, वो इस्लामाबाद से कराची आए थे, वो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते थे किसी चीज़ के बारे में। तो ये चंद नाम हैं, और ये इसलिए है, मैंने सिर्फ बोला कि ये लोग जो थे सब कुछ ना कुछ करके अपने आप को यानी कि पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, और अपने आप को ना एक करियर भी परस्यू कर रहे थे। मेरा एक दोस्त था अनवर, वो भी पढ़ाता था, और मुहिउद्दीन, वो भी पढ़ाता था, और था दो मेरे शेख बरादरान दोस्त थे, अनवर और अख्तर, ये लोग भी इसी तरह के थे। तो हम सब में एक माहौल, जो मैंने यहाँ पे चीज़ लर्न की कि ये जो कराची के लड़के थे, या उनसे अब जो मेरी इंटरेक्शन हुई, तो ये रिलेटिवली माइल्ड टेम्पर्ड थे, जो कि मैंने हसन अब्दाल में देखे। In many ways they were more hard working, they were more career oriented, focused. हसन अब्दाल में तो ये था कि once in हसन अब्दाल everything was fine, यानी कि मतलब बैरिंग अ डिबेकल आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। यहाँ पे ये नहीं था, इनको तो दोबारा से वो करना था। तो इनसे मुझे ना मतलब मुझ में एक नई चीज़ भी पैदा हुई कि किस तरह से एडवर्सिटी में भी आदमी जो है वो अपने आप को री इंजीनियर करके पढ़ सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जो मेरे करियर में बहुत काम आया, लोगों को परखने में, देखने में, उनको सेलेक्ट करने में। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो काम आई, और यही लोग मेरे चल के ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्त भी बने। जी, आपने जो दो बातें इससे निकलती हैं जहन में, आपने जिक्र किया कि जब आयशा में पढ़ते थे तो आप साथ एक लड़का था जो हैदराबाद से आता था। ये अच्छा, हैदराबाद में रहता था वो हाँ। आता था यहाँ पे? नहीं, हैदराबाद में खानदान रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि मुझे याद है कि ज़माने में आईसी में मुझे भी पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ था लॉ का। हाँ। तो मेरी क्लास में 3 लड़कों का एक ग्रुप आता था जो हमेशा लेट आता था ये। तो उनसे कई बार कहा भी मैंने, तो मालूम है कि वो डेली हैदराबाद से आते थे, क्लास अटेंड करते फिर जाते थे। और मुझसे एक फिर बाद में मीज़ान बैंक में जाके वो एरिया मैनेजर वगैरह लग गया। आईसीए में और काफ़ी हद तक आई कैप,
ये मेरे ख्याल है मिडिल क्लास की आखिरी उम्मीद थी कि जहाँ पे एक आदमी क्लास जंप कर सकता था, कि मेहनत उसने की तो उसका पास्ट क्या था। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पास्ट बहुत ही एक हम्बल किस्म का था ये, लेकिन जब उन्होंने ICMA कर लिया या ICAP कर लिया उन्होंने, उसके बाद से एक डिफरेंट क्लास का फिल्म हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है, आपके ख्याल में जो प्रोफेशनल्स यहाँ से जिन लोगों के करियर बने ICAP में भी और ICMA में भी है, जब वो आए हैं काउंसिल्स में तो इन्होंने कुछ महंगा नहीं कर दिया इसको? शायद मेरे बाद हुआ हो। मैं ICMA का 3 साल प्रेसिडेंट भी रहा 2009 से 2011 तक, तो हमने तो कभी नहीं किया। हमने बल्कि कोशिश भी की कि फीस जो है वो उसको एक मुनासिब हद तक रखा जाए, बल्कि मेरे ज़माने तक जो एजुकेशन थी वो लॉस मेकिंग एक्टिविटी थी। जी बिल्कुल ऐसी होता है, लॉस मेकिंग एक्टिविटी थी। और इवन ICMA जो था वो ज़्यादा चलता था अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम से। अच्छा, ये नहीं और जो उसमें गवर्नमेंट की ग्रांट भी कोई नहीं थी। मेरे यानी कि जब मैं तालिब इल्म था तो गवर्नमेंट की ग्रांट बहुत बड़ी चीज़ थी। अब तो कोई गवर्नमेंट की ग्रांट ऐसी थी नहीं। और जो एजुकेशन थी वो लॉस मेकिंग एक्टिविटी थी। मैं आपको ये भी बता, फारूकी साहब कि आपने ICAP और ICMA का बोला, मैं IBA भी कहूँगा, क्योंकि मैं IBA में भी पढ़ रहा था उस ज़माने में भी। तो IBA में भी यानी कि मैं इवनिंग प्रोग्राम में था, तो लोग जो थे वो खुद जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं। और मुझे IBA का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो पढ़े लिखे लोग जो मेरी क्लास में लोग थे, कोई अमेरिका का ग्रेजुएट था, कोई कहीं का था, मैं भी उसी क्लास में था। उनका एक्सपीरियंस था, मैं तो फ्रेश BCom। तो उनके साथ क्लास में रहना और उनके साथ मतलब वो खुद एक तजुर्बा था। उनके साथ असाइनमेंट करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ कॉम्पीट करना, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा, मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। आपके ख्याल में आज के दौर में एक लड़का जो कि बैंक में कैशियर क्लर्क है, क्या उसका बेटा बेटी क्या IBA कर सकते हैं, क्या ICMA कर सकते हैं, क्या CA कर सकते हैं, क्या उसके इब्तदाई टेस्ट पास कर सकते हैं? इतनी मुझे IBA का नहीं मालूम, मगर IBA की जो मेरे ज़माने में फ़ीस थी बहुत मुनासिब थी। अब तो बहुत महंगी फ़ीस हो गई है IBA की, हालांकि वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, मगर IBA की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ICMA में और ICAP में मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकता है अब भी, बल्कि ICAP ने तो अपने स्टाइपेंड्स भी अब काफ़ी बेहतर करती हैं, तो बिल्कुल कर सकता है। तो मेरा अपने ख्याल में सिर्फ एक आप हमारे सामने अच्छी जो मिसाल है वो तो लम्स की है, क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम जो है ये, तो IBA का भी एक आउटरीच प्रोग्राम है। अच्छा, IBA का भी एक आउटरीच प्रोग्राम है। ICMA में भी जो है, अगर कोई आदमी मतलब ICMA आज भी मेरे ख्याल से इतना महंगा नहीं है, और जॉब के साथ आप कर सकते हैं, और आप कमाई पे अपनी कमाई पे आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने किया भी अपनी कमाई पे। जी 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 जी। तो आप प्रेजेंट किस थे? मैं 2009 से 2011। तो ये पीर मोहम्मद कालिया साहब और कासिम मुफ्ती साहब, ये लोग मुझसे, पीर मोहम्मद कालिया साहब और मुफ्ती साहब दोनों मुझसे बहुत सीनियर थे। हाँ, कभी मुलाकात रही आपकी उनसे? जी जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, जब मैं स्टूडेंट था तो मुफ्ती साहब से मुलाकात रही, और बहुत रही बल्कि। और बड़ी खिदमत थी बहुत। अभी हाल ही में इंतकाल हुआ उनका। और मेरे वो एक रूहानी उस्ताद भी थे, मेरे बॉस भी थे, तो उनकी बहुत खिदमत थी, न सिर्फ उसके लिए बल्कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज के लिए भी। मुफ्ती साहब ने ही वो उसके लिए भी कराया। तो मुफ्ती साहब और इनके जो अमसर लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान में कई इंस्टीट्यूशंस बनाए। जी, ये वो लोग ही इदारे बनाते थे, तो मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े आदमी। अब चूंकि जिक्र निकल ही है इत्तेफाक से, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने मुफ्ती साहब जैसे अफसरान कम देखे। मैं बहुत ही नालायक किस्म का था तो लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो सबके सामने तारीफ करते थे, और अकेले में कमरा बंद करके वैसी करते थे। ये मैंने कम अफसरों में बात देखी है। मुफ्ती साहब तो बल्कि पाक कुवैत के डायरेक्टर फाइनेंस रहे बड़े अरसे में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पे गए है, पहले भी तो उसमें। लेकिन ये कि वाकई वो चाहते थे कि लोग आगे बढ़ें। लोग मतलब ऐसे लोग कम होते हैं जो पॉजिटिव आदमी थे मुफ्ती साहब। और यही पीर मोहम्मद कालिया साहब का भी है। बिल्कुल, वो तो मेरे ख्याल हयात है माशाल्लाह उनकी। मेरी बहुत अरसे से कालिया साहब से मुलाकात है। तो चले तालीमी थापला वाला साहब थे। जी 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 जी, ये तो पूरा एक ग्रुप था माशाल्लाह। लेकिन बाद में मुझे यही फील हुआ, आदम पटेल साहब हुआ करते थे। जी जी, बाद में ये फील हुआ कि जब ये लोग आगे आते चले गए तो वो जो एक मसला था कि पासिंग परसेंटेज को इतना हाई कर दिया गया, फीसों को इतना बढ़ा दिया गया कि वो फिर वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले की उम्मीद नहीं, पासिंग परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि हमारे वक्त तो पास होना बहुत बड़ी चीज़ थी, अब तो बहुत मतलब यानी कि अब तो बहुत पास होते हैं लोग। मेरे ख्याल से पासिंग परसेंटेज वगैरह में तो इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो
जो मतलब अब अफोर्डेबिलिटी वगैरह मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं BCMA के मामलात में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो चले अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल करियर के ऊपर। पढ़ लिख लिया, सर्टिफिकेट ले लिए, सब कुछ हो गया, तो नौकरी वोकरी कब और कैसे शुरू की आपने? नौकरी मैंने शुरू की 1989 में सिद्धार्थ हैदर से, और सिद्धार्थ हैदर में मैंने कंसल्टिंग में शुरू की थी जी। और उसमें हमारे सारे जो दोस्त थे ICMA के, वो सब सिद्धार्थ हैदर पहुंचे। हाँ, क्योंकि लाइन थी वहां से फिर वो अपग्रेड होकर CA कर सकते थे। नहीं, वो भी थे, वो कुछ मेरे साथ में तो किसी ने नहीं किया। हाँ। मगर कुछ लोगों ने किया भी। किया जा। तो ये सारे कंसल्टिंग में थे। अच्छा। तो कुछ कंप्यूटर साइड पे थे, कुछ सिस्टम साइड पे थे, तो हम सब थे वहाँ पे, और हम सब ने वहाँ से शुरू किया, और फिर 1-2-2.5 साल बाद सब इधर उधर हो गए। अच्छा। तो मैंने भी 1-1.5 साल काम किया, फिर मैं AEG चला गया था, जो कि जर्मन मल्टीनेशनल थी। अच्छा। और उसमें मैंने 3 साल काम किया, और मेरे ख्याल से मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बहुत अच्छे सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, मोहम्मद हामिद साहब, जो इत्तेफाक से ICMA के मेंबर भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। और तो हामिद साहब से मैंने बहुत सीखा, बल्कि करियर के शुरू के स्टेज में आपको एक मेंटोर और टीचर की ज़रूरत होती है, तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो हामिद साहब, वो दोनों, काश हमारे बॉसेस मेंटोर बन जाएं। हाँ, तो हामिद साहब दोनों थे। और तो मैंने 3 साल बहुत उम्दा अच्छा वक्त गुजारा AEG में। और AEG इंश्योरेंस, AEG टेलीफोनकन थी, बाद में AEG पाकिस्तान, जर्मन कंपनी थी, स्विच गियर्स वगैरह बनाती थी। तो मैंने वहाँ पे काम किया, और उसके बाद फिर वो फिर मैं इनके कुछ 1-2 काम करने के बाद आई ट्रांजिशन इनटू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें मैंने खादिम रहमान जो डेलॉयट थी उसके साथ काम किया। अच्छा, वहाँ से फिर आपका फिर बैंकिंग, और AEG तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज, बिल्कुल, यानी कि मैंने बिल्कुल ही करियर चेंज हो गया मेरा। तो मैं उस साइड पे चला गया। तो ये थी चीज, यानी कि मैंने बैंकिंग से स्टार्ट नहीं किया था, मैं बैंकिंग में बाद में बहुत किया। तो मगर बहरहाल AEG का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में। जी। और फाइनेंशियल सेक्टर में आपने स्टार्ट किया? फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने ऑरिक्स से शुरू किया, इन्वेस्टमेंट बैंक से। ऑरिक्स इन्वेस्टमेंट बैंक। NIT भी आप शायद रहे थे उसके बाद? उसके बाद तो NIT ऑरिक्स इन्वेस्टमेंट बैंक में था, फिर मैं गल्फ बैंक में था, फिर मैं NIT गया, और फिर बैंक इस्लामी आया। तो NIT किस सन से किस सन तक? 2011 से 4 तक, 2001 से 4 तक। 2001 से 4 तक। जी। तो ये सब ज़माना वो था जब के मैं ख्याल अलमीज़ान वगैरह भी, अलमीज़ान में बन चुका था। अलमीज़ान बन चुका था, मैं उसके बल्कि अलमीज़ान के बोर्ड पे भी रहा कुछ अरसे। अलमीज़ान बन चुका था। जी। और ओपन एंड नहीं बना था, क्लोज्ड एंड फंड अलमीज़ान एग्जिस्ट करता जी। मुझे वो वक्त याद है, मैं भी इत्तेफाक से बोर्ड पे भी था उसका। हाँ, अलमीज़ान के, वहीं हमारी भी पहली मुलाकात हुई थी। तो अलमीज़ान के बाद उससे तो NIT के बाद फिर मैं बैंक इस्लामी का जो था वो शुरू हुआ। जी, ये आया 2004 में। अच्छा, ये बात सही है कि जब आप सारा ये फाइनेंशियल सेक्टर से होते हुए, और NIT भी था और सबका था, आपका एक्सपीरियंस था, आपके पास ऑफर एक से ज्यादा थी? बैंक इस्लामी की भी थी और एक बहरीन की भी ऑफर थी? जी, बिल्कुल। ऐसा था कि जब मैंने बैंक इस्लामी का ऑप्शन आया, तो इत्तेफाक से ही उस ज़माने में बहरीन में एक जॉब की ऑफ़र थी, जो कि वो एक CEO ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, और अहमद आदिल साहब मेरे बॉस रहे थे ऑरिक्स में, आदिल भाई ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी। और इत्तेफाक से वो जो कमेटी जो इंटरव्यू कर रही थी, उसके चेयरमैन तो थे या हेड कर रहे थे, वो DM कुरैशी साहब थे। अच्छा। तो DM कुरैशी साहब ने, जब मैं BCom कर रहा था, तो मेरे वालिद ने कुरैशी साहब के पास ले गए थे मशवरा करने के लिए। जी। तो कुरैशी साहब ने सुनने के बाद सुना और कहा कर लेने दें, कोई इतनी बड़ी, मतलब कोई DMI ग्रुप की कंपनी रही होगी जिसकी आपको? नहीं, ये थी इस्लामिक कैपिटल मार्केट, कुछ ICMG, मुझे अभी नाम भी याद है। ये तो फाइनेंशियल हब था बहरीन, और हमारा लिक्विडिटी की एक तो हमारा जो ज्यादा वास्ता पड़ता था वो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ द गल्फ बहरीन, ICG बहरीन। नहीं, वो नहीं थी। अच्छा। तो ये तो उसमें जो है, बाद में इसके इजलाल अलवी बहुत अरसे तक CEO रहे। तो इन्होंने जो है, कुरैशी साहब उसके हेड थे, और तो कुरैशी साहब ने मेरे ख्याल से कर लेने दे BCom, हो सकता है कभी बड़ा हो, यानी कि प्रोफेशनली इस्लामिक फाइनेंस पे काम कर, नया इस्लामिक फाइनेंस शुरू हो रहा था। जी। तो खैर, तो कुरैशी साहब भी थे। तो जब मैं गया तो कुरैशी साहब बड़े खुश हुए, कह रहे तुमने तो, तुम्हारे अब्बा को तो मैंने ये कहा था। तो मैंने कहा अच्छा। तो खैर, दे मेड मी एन ऑफर, और मेरे पास उसका लेटर भी है आज भी।
और वो 2004 में 3 लाख डॉलर की थी है, 3 लाख डॉलर साल की जॉब थी। तो मैंने अपने वालिद से मशवरा किया, और उस जमाने में एक दो और भी ऑप्शन थे। तो मैंने अपने वालिद से मशवरा किया, तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई वहाँ पे तो कोई भी चला जाएगा, तो यहाँ पे एक नया काम है, तो ये करो, यहीं पे रहो, ये काम करो। तो मुझे भी कुछ समझ में आई कि बात तो दुरुस्त है, और जो भी बैंक इस्लामी में तनख्वाह मिल रही थी वो भी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने खैर फिर बैंक इस्लामी को ऑप्ट किया और वो छोड़ दिया। आपके वालिद साहब सभी साहब मरहूम हो, तो यूं ही एक बड़े पैट्रियोटिक पाकिस्तानी थे जी। तो वो मेरे ख्याल से 100 साल तक पाकिस्तान, तो वो उन्होंने मुझसे कहा भी कि यहीं पे रहो, और यहीं पे रहो, काम करो, ये करो, वो करो। यानी कि उन्होंने ज़रा इनकरेज वरेज किया, तो मैं भी ज़रा तबीयत मेरी इस तरफ। फिर मैं किसी साहब के पास उस ज़माने में दर्स वगैरह पे भी जाता था, तो उनसे भी मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा वो भूल जाइए बहरेन, आप यहीं रहे। तो उन्होंने फिर मैंने जो है वो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के बैंक इस्लामी का बीड़ा उठाया 2004 में जी। तो ये उस वक्त की बात है। और बहरहाल मतलब मुझे इस फैसले पे कोई अफसोस नहीं है। तो आप बैंक इस्लामी आपने स्टार्ट किया 2004 में। मीज़ान अगर से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक था, लेकिन 2002 के लगभग उसको 2001 में उसको लाइसेंस मिल गया था कमर्शियल बैंक के लिए। जी जी। तो तकरीबन 3 साल बाद आपने नहीं, बैंक इस्लामी शुरू हुआ 2006 में। अच्छा अच्छा अच्छा। 2004 में तो काम शुरू हुआ बैंक इस्लामी। जी जी। हमें लाइसेंस मिला, और फिर उसके बाद बैंक ने जब तक, यानी कि 7 अप्रैल 2006 को बैंक इस्लामी ने काम शुरू किया। तो मीज़ान उस वक्त तक काफ़ी बड़ा हो चुका था, 5 साल का हेड स्टार्ट था, और मीज़ान की मेरे ख्याल से 40-50 ब्रांचें हो चुकी थी उस वक्त तक, बैंक इस्लामी जब तो शुरू हो रहा था। तो जब आपने ज्वाइन किया है बैंक इस्लामी को एज प्रेसिडेंट, क्या ये सही है कि आपने काफ़ी अर्से तक बैंक के खर्चे पे कोई गाड़ी नहीं खरीदी थी? बिल्कुल। जब मैंने 2004 से 2006 तक कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास बैंक की, मेरी अपनी थी। क्या वजह थी? वो ये थी कि मैंने कहा कि ज़रा देखूं कि किस तरह से हुआ जाता है। फिर ये भी था कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मामला चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। फिर भी बड़ी बात थी, लोग तो इक्विटी में सारे कर जाते हैं। हाँ, और फिर यानी कि ये भी, और आपने 2 साल तक बैंक के खर्चे पे कोई गाड़ी नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी बैंक। सही। मैंने बल्कि मैं जुलाई 2006 में पहली गाड़ी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपने काफ़ी हद तक जो है ना, कोई आपके इरफान साहब हमारे से बड़े ताल्लुकात थे, आपका आना जाना था, तो उनसे एक चीज़ आपने जरूर सीखी, वो एक कंजर्वेटिव और तंग मुट्ठी वाली अप्रोच। क्या है, सही है गलत है? तंग मुट्ठी नहीं था। नहीं, मेरे ख्याल से होता ये है कि नॉर्मली इसमें जब इदारे आते हैं तो डे 1 के ऊपर वो करोड़ों रुपए लगा देते हैं अपनी ब्रांचेस की रिनोवेशन वगैरह के ऊपर। ये नहीं, हमने भी लगाए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि आंख बंद कर से, मतलब ये कि रैशनल था तो यकीन किया, यानी कि अगर वो इट वाज वर्थ इट तो किया, मगर ये नहीं किया कि वो किसी आर्किटेक्ट साहब ने बोला तो हम कूद पड़े और ये किया। बल्कि हमने अपना जो पहला आर्किटेक्ट था उसको उससे जान इसीलिए छुड़ाई कि उसने कहा मैं 3,000 रुपए स्क्वायर फुट से कम में हेड ऑफिस नहीं बनाऊंगा। तो मैंने कहा फिर आप बाहर जाए। ये क्या बात हुई कि तुम्हें हेड ऑफिस बनाना है, ये क्या है? तो यानी कि मैं ये जरूर कर कितने का बनवाया आपने? मेरे ख्याल से 1500-1600 का बना दिया जब बैंक इस्लामी का डॉलमन का हेड ऑफिस। आपने बैंक का प्रेसिडेंट होते हुए बैंक के पैसे को अपने पैसे की तरह समझा? अपने पे तो मैं बहुत केयरलेस हूँ। अच्छा। अपने पैसे पे मैं आज भी बहुत केयरलेस हूँ। मगर जो दूसरे के पैसे होते हैं ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है कि उसको खर्च करना, उसका हिसाब किताब, उसका जवाब, ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे जो है वो यानी कि मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र होती है। बल्कि मेरे वालिद ने मुझे बड़ा अच्छा इसका लिटमस टेस्ट बताया था कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम कोई कन्फ्यूजन हो तुम्हारे हिसाब किताब में कि ये बैंक का है या तुम्हारा है, तो तुम इसको इस तरह से देखा करो कि अगर तुमसे ये सवाल किया जाए कि ये किसका था तो तुम क्या जवाब दोगे। तो यानी कि जो कि मैंने कहा, आप अगर अल्लाह ताला को जवाब दे रहे हैं तो आप तो ये नहीं गोली दे सकते कि ये सर जाली रसीद ये रही। तो एक्चुअली ये होता था कि मैंने कई दफ़ा मैं कराची से कहीं बाहर गया और जिसमें मैंने कोई ज़ाती काम भी किया, एंड देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि व्हाई आई ट्रैवल्ड। तो डिड आई ट्रैवल फॉर बैंक और फॉर दिस फंक्शन? तो इफ द आंसर वाज दिस फंक्शन तो आई पेड फॉर द टिकट। और फिर मैंने कोई होटल का भी क्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अगर उसका जवाब ये आया कि ये बैंक था तो फिर मैंने मतलब बैंक से किया। तो मतलब देयर वाज नेवर एनी सच कंफ्यूजन। बल्कि अब भी जो मैं काम करता हूँ, जो कि खासा मेरा अपना भी है, मगर मैं ये डिस्टिंक्शन हमेशा रखता हूँ कि ये मेरी कंपनी का काम है, मेरा काम है। अगर मेरा काम है तो मैं दूंगा, अगर कंपनी का काम है तो कंपनी देगी, भले से मेरी क्यों ना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब आपको ये बैंकिंग लाइसेंस मिल गया और किया, तो
उस वक्त तक आपका करियर एज कमर्शियल बैंकर इतना ज्यादा नहीं था? मेरा 3 साल का था। हाँ, मतलब जिसे करियर लाइन कहते हैं लोग, तो 25-25 साल नहीं, वो नहीं थी, वो नहीं था आपका। और शायद यही पोजीशन जो थी वो आपसे पहले मीजान बैंक की भी थी कि इरफान साहब वाज करियर कमर्शियल बैंकर, इवन आरिफुल इस्लाम साहब भी वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड से है। तो ये अजीब सी बात है कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर वो लोग ज्यादा कामयाब रहे जो कन्वेंशनल बैंकर नहीं थे। असल में ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ये होता है कि जब कोई बाहर से आदमी आता है वो ज्यादा इनोवेट करता है। जी 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 जी। तो आप अगर देखें तो पाकिस्तान में भी जो बहुत सक्सेसफुल बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग आए वो बैंकर नहीं थे, जैसे इरफान साहब आए जी। आरिफ था, आरिफ ने तो इससे पहले नहीं वो MCB में इस्लामिक बैंकर थे, फैसल में इस्लामिक बैंकर नहीं थे। सही। फैसल में उसने बैंकिंग की। और अब्बास हबीब साहब जो कि बैंक अल हबीब के थे, तो उनको भी रशीद हबीब साहब के बाद उनकी फैमिली ने चूज किया जो कि इंडस्ट्री से आए थे। तो ये सही है बिल्कुल। वो एक अपना आदमी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है और चीजें मुख्तलिफ सोचता है, तो बाकी ये बात दुरुस्त है जी। और वैसे इरफान साहब को भी कहना ये था कि बजाय इसके कोई इस्लाम मतलब कन्वेंशनल बैंकर इस्लाम को सीखे, बेहतर है कि इसका इस्लाम का ज़हन हो वो बैंकिंग को सीख ले, वो बैंकिंग को सीख ले। तो ये है। तो 12 मतलब यानी कि इट वाज ग्रेट लर्निंग। ये 2006 के बाद शुरू में जो आपका रहा था तजर्बा, आप बैंक इस्लामी उधर मीज़ान बड़ा भाई, तो कुछ थोड़ा सा सिनर्जीज थी या एक नहीं बहुत अच्छा रहा। बल्कि शुरू में ही मेरे ख्याल से 2007 वगैरह की बात है कि इरफान साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो हसन ऐसा है कि जो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, कुर्सियाँ मेज़ और ये तमाम चीज़ें, कंजर्वेटिव अप्रोच आपकी नहीं उन्होंने बड़ी अच्छी बात है उनके, हसन ये जो हम चीज़ें खरीदते हैं कुर्सियाँ मेज़ कंप्यूटर ये वो, तो ना आप इसमें कुछ पैसे कमाते हैं ना मैं कमाता हूँ, तो इसमें क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हम एक दूसरे से शेयर ना करें। तो मैंने कहा वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मैंने कहा इरफान साहब सर आंखों पे इससे ये नहीं कि वाकई इसमें क्या चीज़ है, हमारा कोई पर्सनैलिटी जाती तो है नहीं। तो हमने आखिरी वक्त तक मीज़ान बैंक से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे कि हम हर चीज़ शेयर करते थे। तो थोड़े दिन बाद पता लगा कि जो साहब एक ही कंपनी जो कुर्सी हमें 20,000 रुपए की बेच रही है वो मीज़ान को 40 की बेच रही है, और जो मेज़ जो है हमें 30,000 की बेच रही है और मीज़ान को 15 की बेच रही है। तो फिर हमने एक लेवल पे लेकर आ गए। बल्कि जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो कि बहुत क्रिटिकल एक डिसीजन होता है, उसमें हमने मिल के इवेलुएट किया और हमारे यानी कि बैंक इस्लामी और मीज़ान ने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मिल के इवेलुएट किए। आखिर में हमने नतीजा अलग निकाला कि उन्होंने जो है वो टर्मिनोस लिया, हमने जो है वो आईमॉल लिया, यानी कि मगर इवेलुएट हमने वो किया। और मेरे ख्याल से जो मीज़ान का भी जो डिसीजन था वो इस वजह से था कि टर्मिनोस की ज़्यादा इंस्टॉलेशंस थी, आईमॉल बेहतर था। वी टुक द रिस्क। मीज़ान ने जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन लिया कि टर्मिनोस की इंस्टॉलेशन ज़्यादा है, तो उन्होंने टर्मिनोस ले लिया। तो चलिए गुफ्तगू माशाल्लाह भी चली, भी आपका बैंकिंग करियर स्टार्ट हुआ। मैं खाली तीसरी किस्त को यहीं पे रोकते हैं अभी और फिर अगली किस्त में मजीद बातें होंगी।